Hello student, welcome back to Achievers Academy. Today we are going to discuss about capital structure. But capital structure करने से पहले हम कुछ important बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इजीली वो हम क्या कर सके, समझ सके। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि जब किसी एक बिजनेसमैन को यानी कि फाइनेंस मैनेजर को जब पैसों की जरूरत होती है, यानी कि जब उसको अपने फंड को रेज करना होता है, राइट, तो वो क्या करता है, मार्केट में जाता है। मार्केट में क्या होते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, यानी कि आपके बहुत सारे क्या होते हैं, सोर्स होते हैं जहां से वो क्या करता है, अपने फंड को रेज कर सकता है। जैसे कि कौन कौन से सोर्स होते हैं आपके, जैसे कि डेट हो गया, इक्विटी हो गई, ठीक है, लोन, बॉन्ड्स, यानी कि काफी हमारे पास क्या होते हैं, सोर्स होते हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, फंड को रेज कर सकते हैं। और जितने सोर्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो एक बिजनेसमैन, फाइनेंस मैनेजर क्या चाहता है कि उस सोर्स को से हम फंड को रेज करें जिसकी कॉस्ट भी क्या हो, सबसे कम हो, राइट। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या याद रखना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट। पहला हमें इसके बारे में डिस्कस करना है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि मार्केट में बहुत सारे सोर्स होते हैं जहां से हम क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन फंड को क्या करता है, रेज करता है, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर सिर्फ फोकस करते हैं किस पर, आपकी फोकस करते हैं सिर्फ हम इक्विटी पर और डेट पर, यानी कि जब हम सिर्फ ये दो सोर्स से फंड को रेज करते हैं, किसे, इक्विटी से और डेट से, तो ये क्या होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट। जब एक फाइनेंस मैनेजर अपने फंड को इक्विटी और डेट से रेज करता है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, एक फॉर्मेशंस होता है जिसके अंदर हम पॉलिसी का क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं। हम ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि हम ये देखते हैं कि कितना पार्ट हम इक्विटी से लें, कितना फंड हम डेट से लें। यानी कि हम इसके अंदर एक फाइनेंस मैनेजर ये देखता है, जब उसको टोटल फंड, पहले ये देखेंगे टोटल फंड यानी कि कितने फंड्स की उसको क्या है, रिक्वायरमेंट है, फिर उनमें से कितना पार्ट वो क्या कर रहा है, इक्विटी से रेज कर रहा है, कितना पार्ट वो किससे कर रहा है, डेट से कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट, यानी कि जिसमें एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि वो कितना पार्ट आपका इक्विटी से फंड को रेज करे और कितना वो फंड डेट से रेज करे, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक पॉलिसी फॉर्मेशन है जिसके अंदर हमें एक क्या करते हैं, एक पॉलिसी को बनाते हैं कि कितना पार्ट हम डेट्स के तौर पे यूज करें, कितना हम इक्विटी के तौर पर यूज करें, राइट। तो तीसरा, पहला हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस था इंपॉर्टेंट। फिर हम ये देख रहे थे कि टोटल फंड्स हम कहां कहां से, कितने फंड्स की उसको रिक्वायरमेंट है और इसमें से वो टोटल फंड इक्विटी से कितना ले रहा है और अब डेट से कितना ले रहा है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको याद रखनी है, कौन सी फर्म की, वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, राइट, वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर क्या याद रखना है कि देखो, कोई भी फर्म होती है उसका सबसे ज्यादा मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, अपने फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना। तो वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर हम दो एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, एक हम करेंगे अर्निंग को और एक हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। बिफोर गोइंग ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो होता क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है आपकी, देखो हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इक्विटी और डेट को ये लेकर चलते हैं, तो इसी तरह हम कॉस्ट भी किसकी देखेंगे,
इक्विटी की और डेट की। राइट। तो इक्विटी हमारे पास क्या बोलता है कि इक्विटी की कॉस्ट को किससे डिनोट करते हैं हम, के ई से, और डेट की कॉस्ट को किससे डिनोट करते हैं, के डी से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलता है कि हम इक्विटी की कॉस्ट को और डेट की कॉस्ट को क्या लेकर चलते हैं, कांस्टेंट लेकर चलते हैं, बट इक्विटी की कॉस्ट मोर देन होती है डेट की कॉस्ट से। यानी कि डेट क्या होता है, चीपर सोर्स होता है, ठीक है, लेकिन इक्विटी क्या होती है, आपकी कॉस्टली होती है। तो इक्विटी की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है किस कॉस्ट से, डेट कॉस्ट से। लेकिन होती क्या है दोनों की कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कांस्टेंट होती है। राइट। तो पढ़ना क्या है हमें कि वैल्यू ऑफ फर्म पर इनका क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, जब किसी फर्म की अर्निंग ज्यादा है, यानी कि अर्निंग क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, तो जब किसी फर्म की अर्निंग इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ फर्म पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या याद रखना है आपको कि अर्निंग से क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म का पॉजिटिव रिलेशन होता है। राइट। फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक फर्म का वैल्यू ऑफ फर्म का क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों? तो देखो, जैसे जैसे किसी चीज की कॉस्ट बढ़ती है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी कम होगी, जिसके कारण क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म भी कम होगी। तो कैसा रिलेशन होगा हमारा, नेगेटिव। तो क्या आपको याद रखना है कि अर्निंग के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किस कैपिटल की कॉस्ट को इसको डिस्कस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ओनली इक्विटी एंड डेट की आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो सिर्फ किसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, ए कंपनी यूज टू फाइनेंस इट एसेट्स, ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है सिर्फ वो इन दो, डेट को और इक्विटी को क्या करती है, यूज करती है, जिससे वो क्या करती है, अपने फंड को रेज करती है। यानी कि अपने फंड को रेज करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वो डेट और इक्विटी का क्या करती है, मिक्सचर यूज करती है। राइट। तो देखो, कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं, हमें अपने सबसे ज्यादा फंड कहां से रेज करने चाहिए, डेट से रेज करने चाहिए। ठीक है। राइट। कुछ लोगों का ये मानना होगा कि नहीं, हमें तो सबसे ज्यादा यहां से क्या करने चाहिए, रेज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है। इसकी कॉस्ट कम होने के कारण जितना ज्यादा हम डेट का यूज करेंगे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट कुछ फिर ये बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप डेट का क्या कर रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो, तो डेट का ज्यादा यूज करने से क्या होगा कि हमारा फाइनेंस रिस्क है वो बढ़ेगा। फाइनेंस रिस्क क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डेट पे हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट का बर्डन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, डेट का ज्यादा यूज करने से फाइनेंस रिस्क बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट बर्डन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपकी इक्विटी की कॉस्ट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि इक्विटी भी क्या करेंगे, ज्यादा डिविडेंड की डिमांड करेंगे, जिसके कारण उनकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो एक तरफ से तो आपका डेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ से एक तरफ से आप डेट यूज कर रहे हो, डेट का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डेट का जो पार्ट है वो आप ज्यादा ले रहे हो, जिसके कारण आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा, इक्विटी के कारण उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि डेट का ज्यादा यूज करने से फाइनेंस रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण इक्विटी की कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखो, एक तरफ कॉस्ट कम हुई, दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, बैलेंस कर लेता है। तो वैल्यू ऑफ फर्म का क्या हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पर। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि डेट को हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, डेट को इंक्रीज करने से फाइनेंस रिस्क बढ़ता है। फाइनेंस रिस्क किसके कारण बढ़ा, आपकी इंटरेस्ट के बर्डन के कारण। तो फाइनेंस रिस्क बढ़ने के कारण आपकी जो इक्विटीज है उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो
तो एक तरफ से तो हम डेट यूज कर रहे हैं, डेट हमारा चीपर सोर्स होता है जिसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन डेट के मोर एंड मोर यूज करने के कारण क्या हो जाता है, इक्विटी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण दोनों में बैलेंस हो जाता है और हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। फिर आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा रेलिवेंट्स एंड इनरेलिवेंट्स। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर्स यानी कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर्स जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, तो वो आपका क्या होता है, रेलिवेंट होता है, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे आप डेट का पार्ट यूज ज्यादा कर रहे हो, चाहे इक्विटी का ज्यादा यूज कर रहे हो, वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ना आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रही है, ना आपकी वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज हो रही है, तो इट्स मींस इनरेलेवेंट वो क्या होगी, आपकी थ्योरीज होगी, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं वो हम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद द वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड ऑन द टू बेसिक फैक्टर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अर्निंग एंड कॉस्ट। तो अर्निंग के साथ हमारा कैसा रिलेशन होगा, तो जहां पर भी अर्निंग वर्ड आपको सुने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसके साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जहां पे कॉस्ट की बात सुनो तो वहां पे आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, भी कॉस्ट के साथ तो कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, किसका, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म का। जैसे जैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और अगर ये डिक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म ऑल्सो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह आप जो सोर्स यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, ओवरऑल कॉस्ट उससे क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है, तो कॉस्ट के कम होने पर क्या होगा, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह हम अर्निंग का करेंगे, अगर आपकी अर्निंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होगी। अर्निंग आपकी डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या याद रखा कि कॉस्ट के साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, और नेगेटिव रिलेशन होता है, और अर्निंग के साथ हमारा कैसा रिलेशन होता है, अर्निंग के साथ रिलेशन होता है हमारा पॉजिटिव, कॉस्ट के साथ होता है नेगेटिव, राइट। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ अजम्पशंस होती हैं जो किसके रिलेशंस पर बेस्ड होती हैं, आपकी लिवरेज पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर और वैल्यू ऑफ फर्म पर, ठीक है। तो कुछ अजम्पशंस हैं हमारी। पहली अजम्पशंस क्या है, ओनली टू सोर्स ऑफ द फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर माइंड में आते ही क्या क्लिक होना चाहिए कि भाई हम अपने सोर्स सिर्फ दो ही सोर्स को यूज करते हैं, या तो हम इक्विटी से ले सकते हैं या फिर हम डेट के तौर पर अपना पैसा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इक्विटी के तौर पे या आप फंड को रेज कर सकते हो, या फिर आप किससे कर रहे हो, डेट से कर रहे हो, तो वो किसके अंदर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ इन्हीं दो सोर्स को क्या करता है, फोकस करता है। फिर इसके बाद आता है टोटल एसेट ऑफ फर्म आर गिवन, देयर वुड बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आप टोटल एसेट्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना आप इन्वेस्टमेंट को कम करोगे ना आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, आपने जो इन्वेस्ट कर दिया वही रहेगा, उस डिसीजन में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर है अर्निंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नो रिटेन अर्निंग। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना प्रॉफिट हमें अर्न होगा ना वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। रिटेन अर्निंग क्या होती है, देखो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, राइट। जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो अगर हम सारा ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रिटेन अर्निंग में तो कुछ भी नहीं बचा, देन वी कैन से नो रिटेन अर्निंग। फिर आती है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर गिवन एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगी, गिवन होगी, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना, यानी कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। फिर है नो कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्स, राइट। फिर है द बिजनेस ऑफ रिस्क कॉम्प्लेक्शंस ऑफ द फर्म्स इज गिवन एंड कांस्टेंट, नॉट इफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग मिक्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि फाइनेंस रिस्क ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आपकी ईबीआईटी। ये बोल रहा है कि आपकी ईबीआईटी यानी कि ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि ईबीआईटी में
कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेट और इक्विटी का, कि आप कितना मिक्सचर उसका यूज कर रहे हो, कितना डेट का यूज कर रहे हो, कितना इक्विटी का यूज कर रहे हो, इस डिसीजंस का आपके ईबीआईटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपकी क्या है, कुछ कॉमन अजम्पशंस हैं जो आप जितनी भी थ्योरीज करोगे, चाहे वो रेलिवेंट थ्योरी हो चाहे वो इनरेलिवेंट थ्योरी हो, तो दोनों पर ही क्या करती हैं, ये अप्लाई होती हैं। ये आपकी कॉमन क्या है, अजम्पशंस है। नाउ मूव ऑन करते हैं हम अपनी थ्योरीज पर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स की कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ क्या होती है आपकी रेलिवेंस होती हैं, कुछ आपकी इनरेलिवेंस होती हैं, कुछ आपकी अदर्स थ्योरी होती हैं। तो रेलिवेंस का मतलब क्या होता है, जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, डेब्ट और इक्विटी का आप कितना यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका जो डिसीजन जो ले रहे हो उसका इफेक्ट आप किस पे पड़ता है, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को। इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, रेलिवेंस थ्योरी, राइट। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इनरेलिवेंस थ्योरी कौन सी होती है, जिसके डिसीजंस का, यानी कि डेट का और इक्विटी का आप कितना पोर्शन यूज कर रहे हो, इसका आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो होती है आपकी इनरेलिवेंस थ्योरी। अब ये ध्यान रखना है आपको कि रेलिवेंस थ्योरी कौन कौन सी है और इनरेलिवेंस थ्योरी कौन सी है। तो देखो जो क्वेश्चंस आता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया है, ठीक है, कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द रेलिवेंट। ठीक है, तो रेलिवेंट कौन सी थ्योरी है, तो आपको ध्यान रखना है कि नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, दो अप्रोच ऐसी हैं जो आपकी क्या है, रेलिवेंस थ्योरी है। ठीक है, और दो अप्रोच आपकी ऐसी हैं जो क्या है, इनरेलिवेंस है। कौन सी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। तो क्या क्या बोला गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, आपका मिक्सचर है डेट और इक्विटी का, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो एक फंड हम रेज कर रहे हैं, डेट से कितना ले, यानी कि इक्विटी से कितना ले। ठीक है, यानी कि दोनों का हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर यूज कर रहे हैं, यानी कि मिक्स यूज हम उसका करते हैं, तो वो होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ होती है आपकी रेलिवेंस थ्योरी, कुछ होती है आपकी इनरेलिवेंस थ्योरी। रेलिवेंस थ्योरी मींस जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट कर रही है, इनरेलिवेंस मींस जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की रेलिवेंस थ्योरी में से नेट इनकम अप्रोच। तो देखो नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है, ये कहती है कि हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जितना ज्यादा डेट का यूज करते हैं, उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती है। यानी कि ये किसको प्रेफरेंस करती है, किसके फेवर में होती है, ये थ्योरी आपके फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो डेट है उसको क्या करती है, फोकस करती है, यानी कि अपना सोर्स कहां से लेती है, डेट से। इसका ये मानना है कि डेट प्रोपोर्शंस हम जितना ज्यादा यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म उतनी ही ज्यादा आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप डेट का प्रोपोर्शंस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेट को एक टाइम के बाद ज्यादा यूज करने से आपका फाइनेंस रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि हम फाइनेंस जो आपका रिस्क है उसको हम क्या लेकर चल रहे हैं, उसको हम फाइनेंस रिस्क को हम क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो जब फाइनेंस रिस्क को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो आप डेट का कितना भी यूज कर सकते हो। तो डेट का ज्यादा से ज्यादा क्या करने पर, जितना ज्यादा हम डेट का यूज करेंगे, तो डेट का ज्यादा से ज्यादा यूज करने पर क्या हो जाता है, आपका वैल्यू ऑफ फर्म आपकी उतनी ही ज्यादा क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी में आपको तीन चीजें बातें याद रखनी है। पहली आपको ये याद रखना है, हाँ, पहला आपको क्या याद रखना है कि ये जो थ्योरीज होती हैं, ये जो अप्रोच है वो सिर्फ डेट पोर्शंस को ज्यादा यूज करती है, फाइनेंस रिस्क इसके अंदर कांस्टेंट लेकर चलती है। इस अप्रोच का ये मानना होता है कि जितना ज्यादा हम डेट का यूज करते हैं उतनी ही ज्यादा एक फर्म की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। बिकॉज डेट हमारा क्या होता है, चीपर सोर्स होता है, जिसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जिसकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हमारी
आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट और इक्विटी, लेकिन डेट का प्रोपोर्शन आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे जैसे ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम कम होती जा रही है वैसी वैसी वैल्यू ऑफ फर्म आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये इस अप्रोच का मानना है। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो भी आप डिसीजन लोगे उससे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इफेक्ट होगी। ठीक है, तो रेलिवेंट टू द वैल्यू ऑफ फर्म, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म के लिए क्या है, रेलिवेंट है। एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल लीवरेज, यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या, आप डेट प्रपोर्शंस को क्या कर रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो, विल लीड टू डिक्लाइन इन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। while the value of the firms as well as market of ordinary share will be increase। जब आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके मार्केट में जो शेयर्स के प्राइस हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जो कि एक फर्म का मोटिव होता है। ठीक है, हर फर्म का पहला मोटिव यही होता है कि वो अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करे, जिससे कि उसका जो शेयर्स के प्राइस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, जो पहले हमने अजम्पशंस पढ़ी थी वो सारी अप्रोच पर एप्लीकेबल होती हैं, वो कॉमन अजम्पशन थी। अब जो अजम्पशंस पढ़ रहे हैं वो किसकी अजम्पशंस है, नेट इनकम अप्रोच की। तो पहली अजम्पशंस आपकी क्या है, केडी एंड केई विल बी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि केडी और केई। अब केडी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट यानी कि डेप्ट की कॉस्ट को किससे डिनोट करते हैं हम, केडी से। केई क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इन दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम होगी तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, बढ़ेगी। ये इस अप्रोच का मानना है। तो केडी केई विल बी रिमेन कांस्टेंट एंड K0 विल डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ डेट। देखो आपको इस अप्रोच के अंदर सिर्फ डेट का यूज करना आपको दिखेगा, क्योंकि ये फोकस ही करती है इस पर, डेट पर। इसका मानना है कि डेट को ज्यादा से ज्यादा यूज करो भाई, आप जितना ज्यादा यूज करोगे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। तीन बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी विल बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ डेट। सेम वही बात कि डेट का यूज करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जिससे आपकी इक्विटीज के प्राइस हैं, शेयर्स के जो प्राइस हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम डेट का जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, तो आपकी K0 यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जहां पर मैंने बताया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और हमारे वैल्यू ऑफ फर्म का कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो K0 आपकी यहां पर क्या हो रही है, कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ आप डेट का पोर्शन ज्यादा यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि डेट की कॉस्ट कम होती है, जिसके कारण आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन कैसा लेते हैं कि जो डेट का पार्ट है, प्रोपोर्शंस है, उसको हम ज्यादा यूज करेंगे, जिससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और हमारे शेयर्स के प्राइस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो हाईलाइट है इस टॉपिक्स का, इस अप्रोच का, वो है ये, दिस अप्रोच सजेस्ट दैट द हायर द डिग्री ऑफ लीवरेज बेटर इट इज एज द वैल्यू ऑफ फर्म वुड बी हायर। यानी कि डिग्री ऑफ लीवरेज जितना आपका क्या होगा, हायर होगा, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी कितनी होगी, ज्यादा होगी। राइट, तो ये थी हमारी क्या, नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच में हमने क्या पढ़ा कि नेट इनकम अप्रोच क्या करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस जो होता है वो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करती है। इट्स मींस नेट इनकम अप्रोच कैसी होती है, रेलिवेंट होती है। और नेट इनकम अप्रोच के अंदर हम डेट का जो प्रोपोर्शंस है वो ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हम फाइनेंस रिस्क को कांस्टेंट लेकर चलते हैं इसके अंदर। जैसे जैसे हम डेट का यूज करते जाएंगे हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती जाएगी,
और ओवरऑल कॉस्ट के कम होने पर वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स और वैल्यू ऑफ फर्म में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये मानना किसका होता है, डुरंट का मानना होता है। ये जो अप्रोच है वो गिवन बाय द डुरंट, यानी कि किसने दी है, वो डुरंट ने दी है। आगे की जो अप्रोच है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।